नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे हैदराबाद की बारिश की। हैदराबाद में मंगल के रोज़ हुई तूफ़ानी बारिश ने साल 1908 की तूग़यानी की याद ताज़ा कर दी है। ताहम उस वक्त के हालात और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क है। जहां इस बारिश से बीते दिनों की तल्ख़ यादें ताज़ा हो गईं, वहीं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा वक्त में क़ानून कुदरत के ख़िलाफ़ की गई हरकतों का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहर हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के दौरान मकानात के इन्हदाम, अमवात, बारिश के पानी में लोगों के बह जाने की इत्तलात के साथ शहरियान हैदराबाद ने खौफ के आलम में रात गुजारी। आज सुबह जब वो नींद से बेदार हुए तब तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे जो किसी भी लम्हा फट पड़ने का इंतबाह दे रहे थे। आज सुबह जब शहरियों ने सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए हैदराबाद की तबाही का जो मंजर देखा तो उन तस्वीर ने उन्हें झिंझोड़ कर रख दिया। शहर का कोई ऐसा मकाम बाकी नहीं था जहां बारिश की तबाहकारियां नहीं देखी गईं, जहां गरीबों के सर से साइबान छिन गया, उनकी जमा पूंजी साजो सामान पानी में बह गया। वहीं कहीं कम और कहीं ज़्यादा, लेकिन बारिश ने तमाम को मुतासिर किया। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वालों की गाड़ियां पानी में फंस गईं या बह गईं और वह अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए सड़कों पर निकलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर तालाब का मंजर नज़र आ रहा था। नेशनल हाईवेज़ का कुछ हिस्सा बह गया, जगह जगह सड़कें टूट गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनमें लारियां और बसें शामिल हैं, बारिश के पानी की ताब ना लाकर तिनके की तरह बह गईं। शहर की सूरत हाल ये है कि NDRF के दस्तों को तलब कर लिया गया है और हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया है। बारिश के दौरान जहां शहरी परेशान हाल थे, वहीं सरकारी मिशनरी को पूरी तरह से चौकस देखा गया। पुलिस का काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो मरकूज करे, लेकिन आपने कल की बारिश में देखा होगा कि पुलिस ने जराइम से मुताल्लिक शिकायत करने की पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर तमाम के लिए आम कर दिया। बारिश से मुताल्लिक किसी भी मदद के लिए उन फ़ोन नंबरात पर शिकायत की जा सकती है। DGP महेंद्र रेड्डी ने रियासत के तमाम पुलिस ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक DGP ने पुलिस ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो तमाम एहतियाती इक़दामात करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी जानी नुकसान ना होने पाए। उन्होंने महकमे के तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हंगामी ड्यूटी अंजाम दें। पुलिस ओहदेदार चौकस रहें और सरकारी महकमे जात के साथ तालमेल के जरिए काम करें। पुरानी, बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों के मुनहदिम होने की सूरत में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए रेवेन्यू और दीगर महकमे जात की मदद ली जाए। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालाबों और नशीबी इलाकों के करीबी ख़ास निगरानी रखें। घरों से बाहर ना निकलने की आवाम से ख्वाहिश करते हुए DGP ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल पर 100 नंबर पर डायल करें। साथ ही बारिश से मुतासरा सड़कों की निशानदही करते हुए पुलिस ने आवाम को रास्ता तब्दील करने का मशवरा दिया। ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नरान पुलिस ने आवाम के साथ राब्ते में है। वक्फे वक्फे से शहरियों के लिए हिदायत जारी की जा रही हैं। साबिक़ में पुलिस की इस तरह की कारकर्दगी का गुमान भी नहीं किया जा सकता था। सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए GHMC के अमले पर इन्हिसार किया जाता था, लेकिन हालिया अरसे और दीगर सरकारी महकमों के हुक्काम चौकस देखे गए। जहां एक तरफ पूरा शहर अपने अरकान ख़ानदान के लिए मुतफक्किर था, ऐसे बुरे वक्त में सरकारी मुलाजिमीन अपने घर बार की फ़िक्र छोड़कर लोगों को बचाने के अलावा बचाव राहतकारी के काम में मसरूफ़ देखे गए। उसे इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत करार दिया जा सकता है। सिर्फ दफातर में बैठकर सरकारी अहकाम सादिर करने के बजाय सरकारी हुक्काम को अमली तौर पर कामों में हिस्सा लेते हुए देखा गया। एक बात काबिल गौर है कि फितरत और कुदरत के खिलाफ कदम उठाया गया, यानी फितरत और कुदरत के खिलाफ उठाया गया हर कदम इंसान को तबाही की सिमत ढकेलता है। इस बात का मुशाहिदा हम कोरोना के आलमी वबा के दौरान कर चुके हैं। इस आलमी वबा ने इंसान को फितरी तकाज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारने का सबक सिखा दिया है, यानी कि लोगों को जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए हल्की फुल्की सेहतमंद ग़िज़ा की आदत डालने और मुरगन ग़िज़ाओं से दूर रहने का दर्ज दिया है।
ऐसे अफराद जिनकी सुबह दोपहर में हुआ करती थी और उन्हें सुबह जल्द नींद से बेदार होने और शब ख्वानी से बाज रहते हुए अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें चहलकदमी के लिए किसी के उठाने और रात जल्द सोने के लिए किसी की जानिब से तवज्जो दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स और माहिरीन की जानिब से इसका बार बार मशवरा दिया जाता है, लेकिन उसे सुनी अनसुनी कर दिया जाता था। लेकिन जब वबा फूट पड़ी तो लोग अस खुद गूगल सर्च के ज़रिए सेहत को बेहतर बनाने के उसूल तलाश करते देखे गए। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुदरत का कानून मौजूद है, चाहे वो सेहत से मुतालिक हो या फिर ज़िंदगी गुजारने के उसूल हो। हमें उस पर अमल करना ही होगा। बारिश के दौरान भी वही सब कुछ देखा गया। फितरत के खिलाफ उठाया गया कदम तबाही और बर्बादी का सबब बना, लेकिन इसमें कसूर किसी का है तो सज़ा किसी और को मिली। अक्सर ज़खायर आब में पानी के आसान बहाव के लिए वाटर रिजर्वायर्स के पास कई एकड़ अराजी खुली छोड़ दी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि उन मकामात से बारिश का पानी आसानी के साथ बहकर ज़खायर आब तक पहुँच सके। हमने क्या किया, ये बात काबिल गौर है। हमने उन मकामात पर प्लॉटिंग कर दी जिन मकामात पर पानी के बहने के लिए नाले बनाए गए थे, उस पर नाजायज़ कब्जे कर लिए गए। पानी की फितरत है, जब वो बहता है तो अपना रास्ता आप बना लेता है, वो किसी की जानिब से रास्ता फराहम करने का इंतज़ार नहीं करता। वही हाल अब हुआ। बारिश का पानी नाले से बहने की जगह ना मिलने पर अपनी जगह आप बनाता हुआ घरों में दाखिल हुआ। कई मकामात पर तालाबों पर कब्जा करते हुए वहाँ मकानात बना दिए गए। ये फितरत का तकाजा है कि जहाँ तालाब था वहाँ पानी जमा होगा ही। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना किसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना है। हम सिर्फ इस हकीकत से आपको रोशनास करवाना चाहते हैं कि हमारी जानिब से उठाया गया कोई भी गलत कदम हमें शायद वक्ती सुकून फराहम करे, लेकिन मुस्तक़बिल में हमारी नस्लों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बारिश की वजह से जहाँ शहरी परेशान हैं, वहीं ऐसे में हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की अशद ज़रूरत है। शहरियान हैदराबाद की फराख दिली और रहमदिली और हमदर्दी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, जिसका मुजाहरा कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान देखा जा चुका है। मौजूदा वक्त में भी इसी तरह की दिल खोल कर मदद करने और अपना हाथ और दस्तरखान दूसरों के लिए कुशादा करने की ज़रूरत है। उम्मीद के शहरियान हैदराबाद अपनी क़दीम रिवायत को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद के जज्बे का भरपूर मुजाहरा करेंगे। 13 अक्टूबर 2020 शहर हैदराबाद पर खैर बनकर टूटा। ये क़यामत सोगरा थी। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी और ना ही मामूली सैलाब। शहर में चारों जानिब से पानी घुस गया और कई मकान मुनहदिम हुए, ज़ेरे आब आ गए या नुकसान से दो चार हुए। कई बस्तियां और नशीबी इलाके इस तबाही का शिकार हुई। कुछ नई बस्तियां और पुरानी बस्तियां भी मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब चुकी थीं। साल 1908 की मूसा नदी की तुग़यानी की यादें ताज़ा हो गई। उस अफसानवी सैलाब की दास्तानें आज भी किताबों में तारीख की शक्ल में दर्ज है। 13 अक्टूबर 2020 भी बरसों तक याद रखा जाएगा। 100 साल कबल जब मूसा नदी में तुग़यानी आई और शहर सैलाब से मुतासिर हुआ तो हुक्मरानों ने उसकी वजूहात पर गौर किया और फिर ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए इंतज़ाम किया। शहर से दूर ऊपरी इलाकों में दो बड़े आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर बनाए, जो आज तक भी शहर की तरफ बढ़ने वाले सैलाबी पानी को अपने अंदर समा लेते हैं। 13 अक्टूबर की तूफ़ानी बारिश के बाद एक ज़ख़ीरे आब के दरवाजे खोल दिए गए और पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। अब देखते हैं वो अहम वजूहात जिन्होंने शहर को पूरी तरह एक बड़ी झील में तब्दील कर दिया। सबसे पहले शहर के नशीबी इलाकों या तालाबों की अराजियात पर कब्ज़ा, उन पर प्लॉटिंग और फिर बस्तियों की तामीर। नई और ख़ूबसूरत इमारतों की चकाचौंध में हर उसूल और क़ायदे को ताक पर रख दिया गया। क्या अवाम, क्या अहदेदार और क्या रियल स्टेट ताजिर, सब ने अपना अपना जुर्म किया और एक बेतरतीब, बेहंगम और बिला मंसूबा शहर खड़ा कर दिया। हुकूमत भी उन खिलाफ वर्जियों को देखते हुए खामोश रही, बल्कि उसमें शरीक भी रही। सदियों से शहर के अतराफ बड़े बड़े आबी ज़खायर हैं। उन ज़खायर के दरमियान एक दूसरे से पानी सरबराही के लिए कुदरती चैनल बने हुए हैं, जो पानी को नशीबी इलाकों तक ले जाता है और फिर मूसा नदी के ज़रिए आगे निकल जाता है। लेकिन उन चैनलों या छोटी नहरों पर कब्जा कर लिया गया।
या उन्हें रिहायशी इलाके में तामीर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। अब इसमें बहते हुए पानी का क्या कसूर, वो तो सैलाब की शक्ल में बहेगा और जो चीज़ भी रास्ते में होगी बहा ले जाएगा। हमने पानी के कुदरती रास्ते में अपनी आबादी खड़ी कर ली और पानी के बहाव के लिए जगह भी नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पर दुर्गम चेरुवों से पानी का रास्ता कुत्ता चेरुवों या फिर वहाँ से शाह हातिम तालाब, नया खिला तालाब और लंगर हौस तालाब तक है। इसके बाद जायद पानी मूसा नदी की जानिब चला जाता है, लेकिन इस पूरे रास्ते को ख़त्म कर दिया गया। आज शहर के टोली चौकी और करीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह भी यही मुजरिमाना लापरवाही है। 13 अक्टूबर के सैलाब में हमने देखा कि कई गाड़ियां बह गईं, कई दुकानें बह गईं और कई लोग भी सैलाब भी पानी में गुम हो गए। पानी पूरी रफ्तार और जोश के साथ मकानों में दाखिल हुआ। कई समाजी जहदकारों ने इस बेहंगम रियल स्टेट तामीरात के खिलाफ हुकूमत को तवज्जो दिलाई, अदालतों से रुजू किया, लेकिन हुकूमत की गलतियां और सरकारी महकमों की लापरवाहियां कोई कम नहीं थी। याद रहे कि उस्मान सागर को हिमायत सागर से जोड़ने वाले चैनल को भी नहीं बचाया गया। यहाँ भी तामीरात हो गई हैं। इसके लिए अदालत से भी रुजू किया गया और इंतबाह दिया गया था कि यह आइंदा मसाइल पैदा कर सकता है। आज नशीबी इलाकों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन बिला इजाज़त और बिला मंसूबा तामीर की गई बस्तियों को नहीं निकाला गया। मूसा नदी अपने ऊपर मौजूद ब्रिजों तक बह रही है। ये इसलिए नहीं कि यह भर गई है या फिर यह गैर मजाज कब्ज़ों की वजह से तंग हो गई है। काफ़ी अरसे से बल्दी ओहदेदारों और हुकूमतों से कहा गया कि छोटे छोटे तालाबों के नेटवर्क को बाजियाब किया जाए और उन्हें बचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इन पर बस्तियों को तामीर होने दिया गया। इस तरह उन तालाबों का असल काम, जो कि ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करना था, वो रुक गया और शहरियों को पानी के मसाइल का सामना है। फिर ऐसे तालाबों को बाजियाब करने के बजाय उन पर पुल तामीर किए गए, उन तालाबों के अंदर ही बीटी रोड्स तामीर किए गए, जिम्स तामीर किए गए, लेआउट बने, शादी खाने बने और ना जाने क्या क्या तामीर किया गया। जो थोड़े बहुत तालाब बचे हैं उनकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया। उनमें कचरे के अंबार लगाए गए, जिसकी वजह से इसके शिकम में पानी पूरा भरता भी नहीं है और ना ही वो ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे में इजाफा करता है। इस तरह काफ़ी अरसे तक कई गलतियां दोहराई गईं और कुदरत को इंतकाम लेने पर आमादा किया गया और नतीजा सब ने देख लिया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, इसके लिए एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं। बस शहर में चाहे कुछ हो जाए, कितने ही हादसे हो जाएं और कैसा ही वाक़या हो जाए, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जो रियासत के सबसे अहम ओहदे पर फायज हैं, कभी भी नज़र नहीं आते। वो बस प्रगति भवन या फिर अपने फार्म हाउस के प्रेस रूम में नज़र आते हैं, वहीं से हुक्मरानी करना चाहते हैं। अवामी जलसों में भी आते हैं तो सिर्फ स्टेज तक महदूद होते हैं, लेकिन कभी अवाम के दरमियान आने की कोशिश नहीं करते। आज हैदराबाद पर क़यामत टूट पड़ी है। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन वज़ीर आला KCR कहीं नज़र नहीं आए। उनके सिर्फ बयानात ही देखने और सुनने को मिलते हैं। पिछले 5 महीनों से कोरोना का बहरान जारी है। कभी भी वज़ीर आला ने किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया, ना ही किसी की मिजाज पुरसी की, फिर भी ख़ुद को अवामी लीडर कहते हैं। आखिर वज़ीर आला को किस बात का खौफ है? क्या वो सिर्फ ड्राइंग रूम से हुक्मरानी करना चाहते हैं या उन्हें अवामी मसाइल की हरगिज़ परवाह नहीं है? कोरोना बहरान के दौरान वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ही हमेशा आगे आगे रहे। अपनी सेहत भी ख़राब कर ली, लेकिन वो अवाम के दरमियान रहे। वज़ीर आला इसमें नाकाम रहे। KTR और दीगर वज़रा ने मुतासरीन से मुलाकात के लिए कुछ इलाकों का दौरा किया, लेकिन वज़ीर आला ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। क्या इसके पस पर्दा भी कोई वहम है? वज़ीर आला ही इसका जवाब दे सकते हैं। सैलाब की वजह से अब तक 20 अफराद के फौत होने की इत्तला है। सैलाब के पानी में बहकर ये अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। कुछ अफराद घरों के मलबे में दब गए हैं, लेकिन वज़ीर आला ने वहाँ जाना और मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है कि उन्हें इंतज़ामी उमूर देखने होते हैं, लेकिन क्या अवाम से बेरुखी और दूरी एक वज़ीर आला के लिए मुनासिब होती है?
किसी सियासतदान, किसी फिल्म स्टार और बिजनेसमैन की खानदानी शादियों में वज़ीर आला मौजूद होते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए वो कभी भी दौरान नहीं करते। वज़ीर आला के लिए गरीब, पसमानदा, कमज़ोर और अक़लियतें कोई मायने नहीं रखते, ऐसा ही वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा चुनिंदा अफराद पर ही अपनी तवज्जो रखते हैं और बाकी तबक़ात को नज़रअंदाज करके एक वाज़े पैगाम देते हैं। ये पैगाम साफ तौर पर आवाम तक पहुंच रहा है, आवाम इसका जवाब देना भी जानती है। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। मरकज़ी काबीना ने नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से मुताल्लिक़ स्टार्स प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दे दी है, जिस पर 5,718 करोड़ रुपए की लागत आने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुई काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक की जानिब से $50 करोड़ की माली आनत दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट मरकज़ की सरपरस्ती में नई स्कीम के तहत वजारत तालीम के महकमे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़रिए नाफिज किया जाएगा। अभी 6 रियासतें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रियासतों को तालीमी ढांचे में बेहतरी के लिए तरक्की, अमल दरामद और तशखीस वगैरह के शोबे में मदद फराहम की जाएगी। Program called STARS. Long form is Strengthening Teaching, Learning and Results for States. That has been taken. Today that was cleared. This will impact the very processes of education in the early childhood care and education. The fundamental literacy and fundamental numeracy is to be achieved. For that, we have to train the teachers. We have to improve the board examinations, which will be competency based. There will be separate assessment board or separate assessment institution that will come in force. And today's program is aided by World Bank. So central government with World Bank aid will give 3,700 crore for this program, and 2,000 crores will come from states. Himachal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Kerala and Odisha will be covered under this program. The similar program will be done by ADB cooperation, and that will cover Gujarat, Jharkhand. मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को चारशंबे के रोज़ मुताला किया कि बैंक से लिए गए खर्च की दौरान कंपाउंड इंटरेस्ट माफ़ी का मंसूबा 15 नवंबर तक नाफिज कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच को बताया कि 2 करोड़ रुपए तक के खर्च पर कंपाउंड इंटरेस्ट की माफ़ी का मंसूबा 15 नवंबर तक नाफिज होगा। मेहता का ये जवाब उस वक्त आया जब उनसे बेंच ने पूछा कि सूद पर रुख्सत से मुतालिक मंसूबा कब तक नाफिज हो जाएगा। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत के हाथ में आम आदमी की दिवाली है। इस पर मेहता ने कहा कि हुकूमत एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन वो उन आदाद व शुमार का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन का आंकड़ा आज 3 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 10,93,082 हो गया है। अब भी 84,82,025 मरीजों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 72 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। हालांकि शिफायाब मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ती जा रही है और अब तक 63 लाख से ज़्यादा मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 74,632 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक मुल्क में
63,01,927 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस के 63,509 नए केसेस की रिपोर्ट के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 72,39,379 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 730 मरीजों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,10,586 हो गई है। कोरोना के नए केसेस में कमी के बाद एक्टिव केसेस 11,853 से घटकर 8,26,876 रह गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 11.42% है। शिफायाबी यानी रिकवरी रेट 87.05% है और अमवात की शरह 1.53% है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की केसों में काफ़ी कमी होती नजर आ रही है और पिछले 24 घंटों में 1446 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 8 अफराद की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,16,238 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1241 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 252 केसेस दर्ज हुए हैं। आईसीएमआर ने हिंदुस्तान में कोविड-19 की दूसरी बार होने की पहली बार तस्दीक की है, यानी इन्फेक्शन दोबारा होना। उसने कहा कि दोबारा इन्फेक्शन होने के हिंदुस्तान में 3 और दूसरे मुल्कों में जुमला 24 मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के रोकथाम की गाइडलाइंस और मंसूबा तैयार करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। हालांकि मुल्क में कई अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस बात को पहले ही बता चुके हैं, जिनमें लोगों को कोरोना से ठीक हो जाने के कुछ ही दिन बाद दोबारा इन्फेक्शन हो गया। कई रिसर्च में ये भी पाया जा चुका है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के जिस्म में एंटीबॉडीज़ कुछ ही हफ्तों में तबाह हो जाती है। आईसीएमआर ने पहली बार इन मुमकिनात को संजीदगी से लिया। हिंदुस्तान में 2 मामले मुंबई और एक अहमदाबाद में सामने आए हैं। आईसीएमआर के सरबराह बलराम भार्गव का कहना है कि इसे और समझने के लिए स्टडी अभी चल रही है। भार्गव के मुताबिक दोबारा इन्फेक्शन होने के मामले को पहचानने के लिए कितने दिनों का फासला होना चाहिए, ये अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तय नहीं किया है। आईसीएमआर अभी लगभग 100 दिनों को कट ऑफ मान के चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोविड-19 से ठीक हुए किसी शख्स को 100 दिनों के बाद फिर से कोरोना हो जाता है तो उसे दोबारा इन्फेक्शन का मामला नहीं माना जाएगा। दोबारा कोरोना होने का मतलब यह है कि पहली बार इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद मरीज के जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो तबाह हो गई हैं। लैंसेट मैगजीन ने मंगल के रोज कहा कि अमेरिका में एक शख्स के दोबारा मुतासिर हो जाने का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दूसरी बार इन्फेक्टेड होने पर पहली बार से ज़्यादा संगीन अलामत पाए गए। पहले एक्सपर्ट्स ये उम्मीद कर रहे थे कि दोबारा कोरोना अगर हो भी रहा है तो बीमारी की अलामत पहली बार के मुकाबले हल्के होंगे, लेकिन लैंसेट की रिपोर्ट ये सोच को भी चुनौती दे रही है। अगस्त में पहली बार हांगकांग में एक शख्स के कोविड-19 से ठीक हो जाने के बाद दोबारा मुतासिर होने के मामले की तस्दीक हुई। अगस्त में ही मुंबई में हुई एक स्टडी में पता चला कि जिस्म में एंटीबॉडी बनने के बाद वो तकरीबन 50 दिनों तक ही रहती है। ये रिसर्च जेजे हॉस्पिटल ने अपने 801 हेल्थ वर्कर्स पर सीरो सर्वे के जरिए की थी। इन वर्कर्स में से 28 को अप्रैल मई में कोरोना हुआ था। 7 हफ्तों बाद जून में किए गए सीरो सर्वे में इनके जिस्म में कोई एंटीबॉडी नहीं मिली। रिसर्च टीम ने एक ऐसी चिड़िया खोजी है जो आधी नर और आधी मादा है। इसका नाम रोज प्रेस्टेड ग्रॉसबीक है। इसके एक हिस्से में नर चिड़ियों जैसे काले और बड़े पंख हैं, वहीं दूसरे मादा वाले हिस्से में ब्राउन और येलो पंख हैं। इसके चेस्ट पर कोई स्पॉट नहीं है। ये मादा चिड़िया की निशानियां हैं। इसे खोजने वाले पेंसिल्वेनिया के पाउडर मिल नेचुरल रिजर्व के रिसर्चर्स का कहना है कि जब चिड़िया नर और मादा दोनों होती है तो इसे गैंड्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसी चिड़िया का जन्म तब होता है जब नर के 2 स्पर्म मादा के ऐसे अंडे से मिलते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे हालात में नर और मादा दोनों का क्रोमोसोम आ जाता है। ऐसा चिड़ियाओं में कमी होता है। 64 साल पहले अमेरिका के पॉडोमिल एविएशन रिसर्च सेंटर में ऐसा मामला सामने आया था। ये चिड़िया नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अगर ये माइग्रेट करती है तो मेक्सिको और साउथ अमेरिका में भी पहुंच सकती है। ये कार्डिनल फैमिली से है।
नाजरीन, एक बार इस खास बात में नज़र डालते हैं कि बारिश ने हैदराबाद में किस तरह की तबाही मचाई और किस तरह का रिलीफ काम हैदराबाद में किया गया। आइए देखते हैं इस तबाही के कुछ मंजर। बस बस जैसा देख रहे हैं आप, मैं इस वक्त प्राइम फंक्शन हॉल के बिल्कुल अपोजिट ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झाड़ गिर चुका है पानी की बहुत बहने की वजह से। बल्कि ये एक नहीं, और इसी गली में अय्यार प्लाजा अनवालूम लेडीज़ कॉलेज गेट के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर दो और झाड़, इलेक्ट्रिसिटी पोल
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।